Hello बच्चों, welcome once again to my channel Smita Classes. Today I will be dealing with the 10th chapter of Standard 7 Science book. The name of the science book is Future Kids Science, and this is the 10th chapter, and the name of the chapter is Transportation in Animals and Plants. We will start reading. The process of transport of substances is very important in a living body. All the living organisms need to transport materials like food, water, and oxygen to various parts of the body, and waste materials are transported from the cells to the organs that excrete them. The methods of transportation of substances are different in plants and animals. The organ system of animals responsible for transportation of materials is called circulatory system. Chemical reactions in our body cells produce waste. These wastes include carbon dioxide and urea. These chemical wastes have to be removed because they are poisonous to us. The process of removing waste produced in our cells is called excretion. Movement of molecules or gases takes place from a higher concentration region to lower concentration region. Transportation of materials in animals. In unicellular organisms such as amoeba, paramecium, bacteria, etc., transportation of nutrients is simple as nutrients reach every part of cell by diffusion. In Hydra, food and oxygen are transported by water that circulates through their bodies. In multicellular organisms, transportation is done by a specialized system known as circulatory system. अब क्या है कि जितना भी लिविंग बॉडी है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, उनमें जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होना चाहिए कि जो भी खाना वो खाए, पानी पिए, सांस ले, कि वेस्ट प्रोडक्ट निकाले, वो उनके बॉडी के हर एक पार्ट में इधर उधर सर्कुलेट करना चाहिए, हाँ, जैसे होना चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चीज़ें सर्कुलेट हो बॉडी के भीतर। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी होते हैं, सबको ज़रूरत है कि खाना, पानी, ऑक्सीजन उनके बॉडी के हर एक पार्ट में, अलग अलग पार्ट्स में पहुंचे, और वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल से निकल के उनके ऐसे ऑर्गन्स में पहुंचे जहां से वो उसको एक्सक्रीट कर सके, शरीर से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस में ये जो है ये जो मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का, वो अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स में अलग अलग तरीके का है। ठीक है, अब देखिए हम लोग के बॉडी में क्या है, एक एक ऑर्गन सिस्टम है जो बहुत सारे ऑर्गन से मिल के बना है, जो कि एक पर्टिकुलर काम सब करता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स होते हैं, नोज होता है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, है ना, हार्ट होता है, सब मिला जुला के रेस्पिरेटरी सिस्टम में मदद करता है। उसी तरह जो है जो ऑर्गन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में मदद करेगा, इधर से उधर सामान पहुंचाने में मदद करेगा, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। हम लोग के बॉडी सेल्स में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है ना, फूड ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है बॉडी को, केमिकल रिएक्शन होता है हर एक बॉडी सेल में, उसके कारण कुछ वेस्ट भी निकलता है। वो वेस्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया होता है वो वेस्ट। अब उसको शरीर को अपने से बाहर निकालना है, क्योंकि वो अगर हमारे बॉडी में रह जाएगा तो हमारे लिए पॉइजनस होगा। ठीक है, तो ये उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, कि हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट है, यूरिया और वाटर हमारे सेल्स से बाहर निकल जाए बॉडी के बाहर, इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जब भी कोई चीज मॉलिक्यूल हो, कुछ भी मॉलिक्यूल्स है या गैस है, ठीक है, वो कैसे मूव करता है, जिस एरिया में हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब जिस तरह जगह पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जिधर मॉलिक्यूल कम होगा उधर जाता है ना। गैस भी जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में होगा उधर से, जिधर लोअर अमाउंट में गैस है उधर मूव करता है। ठीक है, अब जो है एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या, जो कि एक सेल वाले होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ना। इन सब में बड़ा सिंपल तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि एक ही सेल के बने रहते हैं, तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसके थ्रू इनका सारा खाना पानी सब तरफ पहुंच जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि हम लोग रूम में एक जगह जलाएंगे, कुछ परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, तो धीरे धीरे वो परफ्यूम फैल के रूम के हर एक कोने में स्मेल आने लगता है। ठीक है, वो कैसे होता है, वो गैस मॉलिक्यूल के थ्रू डिफ्यूज हो के आगे बढ़ जाता है परफ्यूम का स्मेल, परफ्यूम का मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होके गैस के थ्रू आगे बढ़ जाता है, उसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो ऐसे ही डिफ्यूजन से जो है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, उनके हर एक बॉडी पार्ट में खाना पानी सब पहुंच जाता है, वेस्ट मटेरियल भी वहां से वापस निकल जाता है। ठीक है, पर जो हाइड्रा है, ठीक है,
हाइड्रा जो कि हाइड्रा में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें थोड़ा ब्रांचेस टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे होता है, उसमें फूड और ऑक्सीजन, जो हाइड्रा में वाटर इधर उधर सर्कुलेट कर रहा है, उसी की मदद से जो है फूड और ऑक्सीजन वाटर अपने साथ लेके जाता है बॉडी के हर एक पार्ट में, ठीक है। पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जिनमें एक से ज्यादा सेल से बने रहते हैं, जैसे एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, बर्ड्स हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है उनका अपना एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक स्पेशल सिस्टम है उनके बॉडी में जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। Transportation in human circulatory systems. Humans have a well developed and efficient circulatory system to transport materials like digested food, oxygen, carbon dioxide, excretory waste, and hormones from one region to another. Blood flows all the way through an arrangement of thin tube like structures known as blood vessels. Blood vessels consist of arteries, veins, and capillaries. In our body, the blood is pumped to each part of the body with the help of heart. The heart supplies the blood to the entire body with the help of blood vessels, which makes an extensive network in the whole body. This network of blood vessels, which circulate the various material from the circulatory system, forms the circulatory system. The main components of circulatory system consist of blood, blood vessels, and the heart. ह्यूमंस का अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है, वेल डेवलप्ड है और बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत अच्छी तरीके से वो काम भी करता है और वो सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है उसका न्यूट्रिएंट्स को वो ट्रांसफर करता है, और ऑक्सीजन लंग्स के पास से ट्रांसफर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स के पास से वापस निकाल लेके आता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को वापस लेके आता है, ठीक है। इसी तरह जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में जो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो हार्मोन को भी वो एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंचाता है, ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली क्या क्या है, मेन कंपोनेंट्स का बात करें तो पहला तो ब्लड है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही सब चीजें ट्रांसफर हो रही है। फिर ब्लड वेसल्स है और फिर हार्ट है, तीन चीज है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स क्या है, तो पतले पतले ट्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है, पाइप्स टाइप के बने हुए हैं, पतले पतले, ठीक है, नैरो नैरो थिन थिन ट्यूब्स बने हुए हैं जिसके थ्रू ब्लड हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है। आप अपने डायग्राम में देख सकेंगे, जो रेड कलर का दिख रहा है वो ब्लड का ट्यूब्स है, ठीक है। तो वो रेड कलर ब्लड ट्यूब्स के थ्रू वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है, उसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। थिन ट्यूब्स बने हुए हैं जिससे कि ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा। अब ब्लड वेसल्स को अगर और हम क्लासिफाई करें तो उसको तीन और भागों में बांटा गया है, आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है, ठीक है। ब्लड वेसल्स तीन प्रकार के हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अच्छा, अब हमारे बॉडी में क्या है, हार्ट एक मोटर के जैसा काम करता है, एक पंप के जैसा काम करता है, वो जोर से पंप करता है हार्ट, और जो है ब्लड निकल के, ब्लड जो है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास से निकल के बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है, ठीक है। तो हार्ट हम कह सकते हैं एक तरीके से जोर से उसे मोटर की जैसा फेंकता है और उससे बहते बहते सब तरफ चला जाता है, इतना फोर्स देता है हार्ट उसको, ब्लड को, कि वो ब्लड उस फोर्स के सहारे ही बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। और हार्ट जो है वो ब्लड, हार्ट के कारण जो है ब्लड हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, किसके मदद से, ब्लड वेसल्स के मदद से, ठीक है। ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में पूरी तरह फैले हुए, एक नेटवर्क की तरह होल बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, ब्लड ट्यूब्स का जो नेटवर्क है, जो कि हर एक मटेरियल को, ऑक्सीजन हो कि जो भी उसको ट्रांसफर करता है बॉडी से के हर एक रीजन में, वही सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। इसीलिए मेन कंपोनेंट क्या क्या हुआ, ब्लड हुआ, ब्लड वेसल और हार्ट हुआ। Blood is a vital component of our body. It flows in blood vessels and circulates in our body. An average human body contains 5 to 6 liters of blood. The blood contains a fluid part known as plasma and a solid part known as blood vessels, which consists of red blood cells, white blood cells, and blood platelets. The blood can be defined as a red color fluid, which consists of plasma fluid together with red blood cells, platelets, and white blood cells. It transports digested food from small intestine to the other parts of the body, oxygen from lungs to the cells of the body.
waste from cells to the kidney for removal from the body. Plasma. Plasma is a pale yellow watery fluid part of blood which carries water and various dissolved materials like digestive food, waste materials, hormones, carbon dioxide from one part of the body to another. Plasma constitutes 55% of our blood. It contains about 90% water and 3.5% common salt. Human beings have four types of blood groups: AB, and O. These can be either positive or negative. An adult male's blood contains about 5 million RBCs, while a female's blood contains 4.5 million RBCs. ठीक है, तो ब्लड जो है वो हमारे बॉडी का एक वाइटल कंपोनेंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। वो हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसमें फ्लो करता है, उसमें बहता हुआ जाता है और हमारे बॉडी में हर तरफ सर्कुलेट होता है। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी को देखेंगे तो उसके बॉडी के भीतर 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। 5 से 6 लीटर ब्लड उसके पूरे बॉडी में रहता है। ब्लड में एक ऐसा पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, जो कि बहने में मदद करता है ब्लड को, और कुछ सॉलिड पार्ट है जो कि थोड़ा उसको थिक बनाता है। ठीक है, तो जो फ्लूइड पार्ट है जो उसको बहने में मदद करता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो सॉलिड पार्ट है उसको वो ब्लड सेल्स कहते हैं। अब ये ब्लड सेल्स में दो तरह की तीन चीजें हैं, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और ब्लड प्लेटलेट्स है। ये तीनों चीजें ये ब्लड को थोड़ा थिक बनाता है। ये सॉलिड पार्ट है, रेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। और जो फ्लूइड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड में, वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड को अगर आपको कोई बोलेगा कि ब्लड की परिभाषा बताइए या डिफाइन करिए, तो आप बोलेंगे ये वो एक रेड कलर का फ्लूइड है, बहने वाला पदार्थ है, रेड कलर का फ्लूइड है जिसमें प्लाज्मा फ्लूइड रहता है। साथ ही साथ उसमें रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं और प्लेटलेट्स रहते हैं। ब्लड क्या करता है, वो जो खाना हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक पहुंच गया है, खाना डाइजेस्ट हो चुका है, उसका न्यूट्रिएंट्स को वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेके बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंचाता है, और ये हमारे किडनी से जो वेस्ट है, ठीक है, उसको किडनी सेल से लेके वो वेस्ट को हर एक सेल से लेके, जो कि यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, उसको हर एक सेल से लेके वो किडनी तक पहुंचाता है, यूरिया को खासकर, और ताकि वो बॉडी से बाहर निकल जाए। यूरिया वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, नॉर्मली 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, हम लोग जानते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये सब पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, या ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब जो एक एडल्ट मेल होता है, एक बड़ा एडल्ट पुरुष है, 21 वर्ष से ऊपर का पुरुष जो है, ठीक है, उसके बॉडी में आरबीसी कितने रहते हैं, उसके ब्लड में 5 मिलियन आरबीसी रहते हैं। जबकि एक एडल्ट फीमेल है जो कि 18 ईयर से ऊपर की फीमेल है, उसके बॉडी में 4.5 मिलियन आरबीसी रहते हैं, मतलब कि 0.5 मिलियन मेल्स में ज़्यादा रहते हैं आरबीसी। ठीक है, plasma is a pale yellow watery fluid part of blood which carries water and various dissolved materials like digested food, waste materials, hormones, carbon dioxide from one part of the body to another. Plasma constitutes 55% of our blood. It contains about 90% water and 3.5% common salt. Red blood cells. Red blood cells are dish-shaped and bright red in color because of the presence of hemoglobin. The hemoglobin contained in the blood binds with oxygen and transports it from the lungs to the other body cells. Hemoglobin also carries carbon dioxide from the cells during the breakdown of digested food to the lungs. RBCs are formed inside the bone marrow present in the bones, and the lifespan of these cells is approximately 120 days. Blood is red colored due to RBCs present in it, which contains hemoglobin. White blood cells. White blood cells do not have a regular shape. They are colorless and bigger in size as compared to red blood cells. There are different types of white blood cells that perform the following function. Fights against diseases, attack bacteria, produce chemical known as antibodies to fight against infection, gather at a wound site to eat up bacteria and germs that try to enter the body. The ratio of white blood cells to red blood cells is 1:500. ठीक है,
तो अभी हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा क्या है, वो थोड़ा डल येलो कलर का वाटरी फ्लूइड है ना? वो पानी जैसा है जो कि डल पेल येलो कलर का, बहुत चमकता हुआ येलो कलर नहीं है, और वो ब्लड में रहता है, वही लिक्विड रहता है। तब तो आप बोलेंगे ब्लड येलो दिखना चाहिए, पर नहीं, ब्लड जो लिक्विड रहता है, ब्लड में लिक्विड का पार्ट वो पेल येलो कलर का ही होता है, जिसमें कि जो कि ब्लड को बहने में मदद करता है, और वो वाटर को इधर उधर कैरी करता है, ले जाने में मदद करता है प्लाज्मा। इसी तरह जो डिजॉल्व मटेरियल है, जैसे डाइजेस्टेड फूड का न्यूट्रिएंट्स जो है, उसको भी वो ब्लड के थ्रू इधर उधर ले जाने में मदद करता है। जो वेस्ट मटेरियल ब्लड में डिजॉल्व हो जा रहे हैं ब्लड के प्लाज्मा में, हाँ, उसको भी वो ले जाता है। फिर वो हॉर्मोन्स को बॉडी के एक रीजन से दूसरे रीजन ले जाता है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है। तो प्लाज्मा किसको किसको कैरी करता है? डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल्स, हॉर्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा हमारे ब्लड का कितना भाग है? तो 55% जो हमारा ब्लड का पार्ट है वो प्लाज्मा ही है। ठीक है। अब प्लाज्मा में मेनली क्या चीजें हैं? तो उसमें 90% पानी है और 3.5% कॉमन सॉल्ट है। कुछ है ही नहीं, पानी और कॉमन सॉल्ट है, NaCl। तो 3.5% NaCl एंड 90% वाटर है। ठीक है। अब रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल जो डिस्क शेप के होते हैं, मतलब कि फ्लाइंग डिस्क जैसा गोल गोल होता है ना, उस तरह के शेप के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ब्राइट रेड कलर के होते हैं, इसलिए हमारा ब्लड भी रेड दिखता है। तो क्यों ब्राइट रेड कलर के होते हैं ये? क्योंकि इनमें जो है हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। हेमोग्लोबिन एक तरह का पिगमेंट है, वो ब्लड में हमारे प्रेजेंट है, और वो क्या करता है? ऑक्सीजन से अपने आप को बांध लेता है। जब ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है, वो ऑक्सीजन से अपने आप को बांध लेता है, और उसको जो है लंग्स से चूंकि ऑक्सीजन आ रहा है, उस ऑक्सीजन को वो दूसरे सेल्स तक पहुंचाता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। इसी तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वो सेल्स से ले जाके वापस बाहर निकालने में भी मदद करता है, सेल से वापस ले जाने में। कब? जब जो है जब जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल, उसका न्यूट्रिएंट हमारे सेल में पहुंचता है, सेल उसको फिर तोड़ता है, सेल के भीतर ये काम होता है ना, डाइजेस्टेड फूड को तोड़ के उसमें से ग्लूकोज निकालता है, और रिएक्शन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट भी निकलता है। ठीक है। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा ब्लड जो है वापस लेके लंग्स के पास पहुंचाता है, ताकि वो वहां से निकल जाए। ठीक है। तो इसमें काम में कौन मदद करता है? हेमोग्लोबिन मदद करता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में भी हेमोग्लोबिन मदद करता है। ठीक है। अब आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो हमारे बोन्स के भीतर एक पार्ट है, बोन मैरो है वो एक पार्ट, उसी के भीतर, बोन मैरो के भीतर आरबीसी बन तैयार होते हैं। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स तैयार होते हैं बोन मैरो के भीतर, और हमारे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में रहते हैं। नॉर्मली एक एक सेल 120 डेज तक जीवित रहता है, एक एक ब्लड सेल 120 डेज तक जीवित रहता है, मतलब अराउंड 4 मंथ्स जीवित रहता है। ब्लड रेड कलर क्यों दिखता है जबकि उसका प्लाज्मा तो येलो कलर का है? क्योंकि उसमें आरबीसी प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है, जो कि हेमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स में क्या है? हेमोग्लोबिन रहता है। ठीक है। और हेमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड में कलर दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। तो ये रेड ब्लड सेल कैसे? डिश शेप के गोल गोल है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उनका कोई रेगुलर शेप नहीं, टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो सकते हैं, वो कलरलेस है, ऑलमोस्ट कलरलेस है, इसलिए उनको व्हाइट बोला ही जा रहा है, वो ऑलमोस्ट कलरलेस है। और रेड ब्लड सेल से काफी बड़े बड़े साइज में रहते हैं वो। ठीक है। और अलग अलग तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल पहले क्या करता है, तो हम लोग के बॉडी में जब भी कोई बीमारी अटैक कर रही हो, तो व्हाइट ब्लड सेल उससे लड़ाई करता है, वो बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में घुसने नहीं देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स एक तरह का केमिकल छोड़ता है, एंटीबॉडीज जिसको कहते हैं, ताकि अगर हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म का, तो ये एंटीबॉडी उससे फाइट कर सके। ठीक है। वैसा केमिकल वो डालता है हमारे ब्लड में। साथ ही साथ हम लोग अगर कहीं जगह चोट लगी, तो चोट का जो साइट है, चोट की जो जगह है, वहां पे आके व्हाइट ब्लड सेल्स जमा हो जाता है ना, फर्स्ट टाइप के फॉर्म में जमा हो जाता है, और वो कोशिश करता है कि वहाँ जितने कीटाणु है, बैक्टीरिया और जर्म्स जैसे जो भी कीटाणु हैं, उनको वो फटाफट खा ले,
और वो बैक्टीरिया बॉडी के भीतर ना घुस जाए। जहाँ पे हमें चोट लगी वहाँ बॉडी की स्किन में खुला रह गया है जगह, कहीं वहां से हमारे बॉडी में ना घुस जाए, इसलिए वो जो है व्हाइट ब्लड सेल वहां पहुंच के उसे खा जाता है बैक्टीरिया को फटाफट। अब है कि कितने व्हाइट ब्लड सेल और कितने रेड ब्लड सेल। अगर एक व्हाइट ब्लड सेल बॉडी में है तो उसकी जगह पे 500 रेड ब्लड सेल्स है, समझे ना। तो रेड ब्लड सेल्स ज्यादा है और व्हाइट ब्लड सेल्स कम है। 1:500 का रेशियो है। व्हाइट ब्लड सेल्स कम कम है और जो है रेड ब्लड सेल्स ज्यादा है। Platelets. Blood contains platelets, which are tiny fragments of cells. They are colorless and round in shape. The platelets help the blood to form clots to stop bleeding at the wound site to prevent excessive loss of blood. The blood carrying oxygen is called oxygenated blood. It is rich in oxygen. The blood having less oxygen in it is called deoxygenated blood. It is rich in carbon dioxide. Blood has plasma and lymph and blood cells, and blood cells has RBC, WBC and blood platelets. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ब्लड किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ा, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लेटलेट क्या है, वो सॉलिड पार्ट है ब्लड का। उसमें क्या रहता है, उसमें सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, वो भी कलरलेस होते हैं और राउंड राउंड शेप के रहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि जिस जगह पे हमें कहीं कट गया तो वहाँ ब्लड निकलता रहता है, थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, ब्लड सूख के वहीं पे जम जाता है ना। यानी कि ये प्लेटलेट्स वही काम में मदद करते हैं, उन लोग ब्लड को मदद करते हैं कि तुम वहाँ पे क्लॉट बन के रुक जाओ। ठीक है, वहाँ पे जम जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं जमेगा तो ब्लड लगातार निकलता रहेगा और एक्सेसिव बॉडी से ब्लड निकल जाएगा। तो वो क्लॉट बनने में, ब्लड को वहीं रुक के जमने में मदद करता है, क्या, प्लेटलेट्स मदद करता है। यानी जिसकी बॉडी में अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो उनकी वहाँ पे जो है ब्लड ब्लीडिंग रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनकी जान जा सकती है। तो ब्लड को अब हम लोग दो कैटेगरी में डाल रहे हैं, एक तरफ प्लाज्मा और लिम्फ एक पार्ट है, दूसरी तरफ ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स में क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है और ब्लड प्लेटलेट है। ठीक है, अब जो है हम लोग के ब्लड में जो ऑक्सीजन भर के जब जा रहा होता है तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जो कि रिच इन ऑक्सीजन होता है। और ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसमें ऑक्सीजन पूरा भरा रहता है। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम रहता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अगर व्यक्ति ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसमें कम ऑक्सीजन है, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और वह बहुत ही रिच है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन तो सारा सेल ने यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ वापस जा रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड एंड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स आर thin tube-like structures which carry blood to all parts of the body. There are different types of blood vessels, namely arteries, veins, and capillaries. Arteries are blood vessels that carry oxygenated blood from the heart to different parts of the body. The walls of arteries are thick, elastic, and muscular because blood flows with jerks and with high pressure. All arteries carry oxygenated blood except the pulmonary artery, which carries deoxygenated blood from the heart to the lungs. They are usually deep seated and so it is difficult to locate them. They do not contain valves. अब क्या है, अब हम लोग ब्लड वेसल की बात करते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, हमने पढ़ा था वो थिन ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जो कि बॉडी में हर तरफ उसका नेटवर्क बना हुआ है। और तीन तरह का ब्लड वेसल होता है, हमने पढ़ा है ना, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, आर्टरी वो ब्लड वेसल होता है, ब्लड के वो ट्यूब होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जा रहा है, कहाँ से, हार्ट से बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट में। तो जो आर्टरी का जो पाइप है उसका जो वाल्स है, उसका जो सरफेस है वो बहुत ही थिक, मोटा होता है और इलास्टिक होता है। मतलब कि वो थोड़ा खींचने से वो खींच भी जाएगा और टाइट भी हो जाएगा, तो वो इलास्टिक होता है। जो है आर्टरीज का वाल जो है, आर्टरीज जो ब्लड वेसल है उसके वाल सब जो है, उसके साइड का सरफेस वो थिक है, इलास्टिक है और मस्कुलर है, मसल्स का बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड एक जर्क से फ्लो करता है, हार्ट बहुत जोर से जर्क देगा, धक्का देगा और ब्लड निकल के आर्टरीज के थ्रू होके जाएगा। तो
ब्लड ये जो हार्ट एक जर्क देता है और तब जाके ब्लड जो है आगे बढ़ता है, बहुत ही प्रेशर के साथ, है ना, बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड आगे बढ़ता है। सारी आर्टरीज जितनी बॉडी में है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है आप देख सकेंगे आपके ह्यूमन हार्ट डायग्राम में बना हुआ है, हाँ? उसको पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, उसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, लंग्स से ऑक्सीजन आया उसको ब्लड लेके जा रहा है अलग अलग जगह, तो वो आर्टरी कर रहा है। अब जो वेस्ट वाला ब्लड है सेल्स से निकल के जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वो वापस जा रहा है लंग्स के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लंग्स के पास से मतलब कि पहले वो हार्ट के पास जाएगा, फिर वहां से पंप होके फिर से लंग्स के पास जाएगा और ऑक्सीजन लेके वापस आएगा। तो ठीक है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किससे बहता है, एक ही आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, उसी से वो बहता है। ठीक है, और किस बाकी सब आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो बहुत ही अंदर की तरफ घुसा रहता है, तो उससे ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी में जो है कोई वैन, ये पल्मोनरी आर्टरी में जो है कोई वाल्व नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज सब ना बहुत ही अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है, आर्टरीज सब बहुत ही अंदर अंदर घुसे हैं, स्किन के बहुत अंदर लेयर में। और ये आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं है, किसी तरह का ढक्कन नहीं है कि कुछ रुकेगा, रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, वो अपने जैसे तरीके से बहना है वो बहते रहेंगे। अब आगे हम लोग वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जब नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे तब हम लोग वेन्स, कैपिलरीज और हार्ट ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और जल्दी हम मिलेंगे नए वीडियो में।